नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी सिर्फ बड़े उद्योगों या महानगरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बिजनेस एनवायरनमेंट की भी कहानी है जो देश में उद्यमिता, निवेश और इनोवेशन को दिशा देता है। पिछले एक दशक में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और आज उसी का परिणाम यह है कि भारत का बिजनेस इकोसिस्टम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इन्वेस्टर फ्रेंडली दिखाई दे रहा है। अगर हम हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजनेस रजिस्ट्रेशंस की संख्या 2020-21 में लगभग 1.55 लाख थी, जो 2025-26 तक बढ़कर करीब 1.98 लाख तक पहुंच गई है, यानी लगभग 27% की वृद्धि। ये संकेत दे रही है कि देश में उद्यमिता और निवेश का माहौल लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स लेकर आता दिखाई देता है, जिसमें डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन, टैक्स सर्टेनिटी, ट्रस्ट बेस्ड कस्टम सिस्टम और रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन जैसे कदम शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य सिर्फ नियमों को कम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां सरकार और उद्योग के बीच विश्वास आधारित गवर्नेंस मॉडल विकसित हो सके। पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप इंडिया, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, डिजिटल लेंडिंग असेसमेंट मॉडल्स और इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म्स जैसे कई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ने भारत को एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में आज ये समझना जरूरी हो जाता है कि इन पॉलिसी रिफॉर्म्स का वास्तविक प्रभाव क्या है। क्या ये बदलाव भारत को एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में बिजनेस एनवायरनमेंट को और मजबूत करने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिसी, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनालिसिस के दृष्टिकोण से इस विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप कुमार मित्रा चिनॉय, जो कि चेयरमैन हैं भारत वेब3 एसोसिएशन के और पूर्व महासचिव रहे हैं फिक्की के। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। शुभमय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत दिलीप जी आपसे मैं करूंगी चर्चा की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, डिजिटल गवर्नेंस और पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से हमने देखा कि जो बिजनेस का पूरा एनवायरमेंट है उसे लगातार बेहतर बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। आपके अनुसार इन रिफॉर्म्स ने भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है और इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट है उसे किस तरह से प्रभावित किया है? तो थैंक यू प्रीति जी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, और इसका आप ये जो इंडस्ट्री पे है या छोटे स्टार्टअप्स पे है या मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। तो अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स ही आज के देश में आज देश में करीब 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप हो गए हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए हैं। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो था कई शहरों में कॉन्सेंट्रेट था, स्टार्टअप्स देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक स्टार्टअप है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो पूरे लॉ स्क्रैप हुए थे, तो पहले 3 साल में 1200 तकरीबन लॉ स्क्रैप किए थे। और ये जो था, अगर आप देखें तो कई सेक्टर्स में जो सिंप्लीफिकेशन है, जैसे ऑनलाइन फाइलिंग, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो सेक्टर्स इम्पैक्ट किया था वो फूड सेक्टर में देखें। और आप दूसरा सेक्टर्स जो देखें, इसमें मोबाइल फोन्स पे काफी असर पड़ा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी असर पड़ा, पूरे सर्विसेज सेक्टर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर आप देखें, इसका एक इंडिकेशन होगा, अगर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो इनफ्लोज आए हैं, तो तकरीबन 70 से 85 बिलियन डॉलर का एनुअल इनफ्लो आया है पिछले कई सालों में। और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग का पुश हुआ है, और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए लगातार इम्प्रूवमेंट किया था, उनके लिमिट्स को बढ़ाया गया था। और हाल ही में जो बजट सेमिनार हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने ये इसलिए बढ़ाया क्योंकि मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में डर ना लगे कि उनके इंसेंटिव्स चल जाएं। तो इनमें अलग अलग काफी छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें भी काफी फायदा है। तो अगर आप देखें, एफडीआई में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक सर्विसेज और लघु और मध्यम उद्योगों में काफी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है।
शुभमोय, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें और समझें तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ नियमों या अप्रूवल्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्रेडिट एक्सेस और रेगुलेटरी सर्टेनिटी जैसे कई सारे पहलू हैं जिनसे मिलकर बनता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में हाल के जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं इस ब्रॉडर इकोसिस्टम को किस तरह से बदल रहे हैं? हम अगर इन रिफॉर्म्स की अगर हम देखें कि किस तरीके से इनका रूपरेखा, इनका चरित्र बदला है, तब देखेंगे कि भारत सरकार का रिफॉर्म्स का दो पहलू है। एक तरफ है पॉलिसी रिफॉर्म्स की भाई किस तरीके से कैपिटल खासकर इसको और ज्यादा स्पेस दिया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसमें बैंक्रप्सी लॉ से लेकर जितने सारे प्रावधान किए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, जैसे सेबी के बहुत सारे प्रोविजंस लाए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, सिंप्लीफाइड सिस्टम्स, ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स का जो रूपरेखाया है। साथ में जैसे आप देखेंगे हाल ही के बजट ये विंटर सेशन में एफडीआई इन इंश्योरेंस 100% कर दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स कर दिया है। साथ में इनको क्रियान्वयन करने के लिए जो गवर्नमेंट में जो प्रोसेस है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है, उसको काफी जोर दिया गया है कि उनमें स्पीड अप किया जाए, उनको इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो अप्रूवल का जो टाइम रहता है, जिसमें 15 से 16 महीना 18 महीना का जो अप्रूवल का जो प्रोसेस रहता था, उसका समय सीमा कम करके 4 या 5 महीने के अंदर सारे अप्रूवल्स इन्वेस्टर के हाथ में पहुंचा दिया जाए। इस पर बहुत काम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी काम जो आपने देखा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की हर डिपार्टमेंट्स को अपने एक जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में लाया जाए, ताकि सारे अप्रूवल्स कॉन्करेंटली चले। ये नहीं कि एक अप्रूवल मिला, एनवायरनमेंट का अप्रूवल मिला, उसके बाद लेबर का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद पावर का अप्रूवल मिलेगा, उसका लैंड मिलेगा, इस तरह से नहीं। सीक्वेंस एक जिसे कहते हैं साइमल्टेनियस अप्रूवल प्रोसेस। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो कैपिटल को एक पर्टिकुलर समय के अंदर रेज करने के लिए उनके फिर एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हम ये कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही हमको अप्रूवल्स मिल जाएंगे और फिर हम प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे अभी जैसे सेमीकंडक्टर के जितने सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, जितने सारे जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत जहां पे शीर्ष के पोजीशन पे पहुंच गए हैं, करीब 1700 जीसीसी हमारे देश में अभी ऑलरेडी रनिंग एंड अप्रूव्ड प्रोसेस में है। ये अचानक नहीं हुआ है, ये इन्हीं प्रोसेसेस का फल है, इसी प्रोसेस का रिजल्ट है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दिलीप जी, जब केंद्रीय बजट 2026-27 की हम बात करें तो इसमें डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रस्ट बेस्ड कस्टम सिस्टम और कंप्लायंस बर्डन को कम करने जैसे कई प्रावधान हैं जिनकी बात कही गई। तो आपको लग रहा है कि ये कदम भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप देखें तो जैसे ये बजट में, इस बजट में काफी घोषणा हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये बजट में काफी अनाउंसमेंट्स हो रहा था। इसमें जैसे शुभ ने कहा था कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री गति शक्ति है जो लॉजिस्टिक्स का है, तो पहले कई साल पहले तो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डबल डिजिट में होता था, अब ये तरीके से एक सिंगल डिजिट में आ गया है। और कई सेक्टर्स में अगर आप मोबाइल फोन्स का जिक्र करें और उसका पीएलआई स्कीम का जिक्र करें तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमने ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट किया है। दूसरा जो अगर आप देखें तो अभी जो ईयू के साथ एफटीए हुआ है या यूके के साथ एफटीए हुआ है या कई और देशों के साथ एफटीए हुआ है, उसमें भी हम उनके जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हम वैल्यू चेन्स में एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये काफी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री और सप्लायर इकोसिस्टम को बहुत फायदा होगा। बजट में खास तौर से और उससे पहले जो इस बजट में भी उन्होंने ये R&D फैसिलिटी कहा था या बायोसिमिलर्स या बायो
फार्मास्यूटिकल्स के एक जो मिशन 10,000 करोड़ का मिशन जो किया था, वो फार्मास्यूटिकल्स के इंडस्ट्री में जब हम अभी तो सप्लायर हैं जेनेरिक्स का, ये हमें दूसरे जो फर्मेंटेशन और जो हाई एंड वैल्यू में उसके सप्लाई चेन में हम इंटीग्रेट करेगा और एक विश्व स्तर में हम एक प्लेयर बनाएंगे। तो ये काफी पिछले 10 सालों से अगर लेने और 5 सालों से ये प्रयास है कि हम कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट करें। जैसे मैंने मोबाइल्स और आपको फार्मा और बायो सिमिलर्स का एक उदाहरण दिया था, और कई अलग सेक्टर्स हैं। और दूसरा जो इंडिया में जो हमें एक तरीके से हमें डेवलप करना है, जैसे हमारे ये कंटेनर का है, क्योंकि एक्सपोर्टिंग में कंटेनर्स की शॉर्टेज होती थी और हमारे एक्सपोर्टर्स को ऊपर प्रभाव पड़ता था, और हमारे जो वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने का और रिलायबल सप्लायर में एक तरीके से बाधा था। अब हमारा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोग्राम और पोर्ट्स और उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ये पूरे एक ही मकसद से कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करें और एक ग्लोबल ट्रस्टेड सप्लायर और पार्टनर बने। बिल्कुल। इसके अलावा शुभू मॉय, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि भारत में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल लेंडिंग मॉडल्स और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जैसे कदम हैं जो नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवसरों के दरवाजे खोल रहे हैं। तो अब हम क्या इसे कैसे और गहराई से समझें कि ये इकोसिस्टम इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है अब देश के लिए? आप खासकर अगर इस बारी का इंडिया एआई समिट को अगर देखें तो उसमें आप समझेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि इंडिया एआई समिट में जो इन्वेस्टर्स और खासकर नए पीढ़ी के लोगों की जो रफ्तार था, जो उत्साह था उसमें भाग लेने का, उससे पता चलता है कि वहां पे कि किस तरीके का इनोवेशन कल्चर भारत में स्प्रेड कर चुका है। आप अगर देखें वहां पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था, ये कोई ट्रेड फेयर नहीं था कि लोग वहां पे जाके दुकानों से कुछ चीजें खरीदें। सभी लोग वहां पे एआई समिट का 4 दिन का ये जो अवसर था, बेसिकली था लोगों को, यंगस्टर्स को नॉलेज के बारे में सुनने का अवसर और देखने का अवसर कि क्या क्या ऑप्शन सामने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप पहले देखेंगे, पहले एक बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं एक वेव की तरह रहता था कि सरकारी नौकरी का, कि जब भी कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट निकले, कुछ चांसेस बनते थे तो उसके लिए भीड़ लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खत्म हुआ है, लेकिन उसके सामने एक विपरीत बिंदु पे एआई समिट दिखाता है कि इंडियंस कितने कॉन्फिडेंट हैं एआई को लेकर। और दुनिया में बहुत सारे सर्वेज जो किए गए हैं और काफी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब का ये निष्कर्ष है कि इंडिया में प्राय किसी भी देश से कंपैरिजन में, और G20 में तो खासकर चोटी पे है इंडिया, कि जहां पे इंडियंस को एआई पर भरोसा है, एआई पे कॉन्फिडेंस है कि एआई को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये हमारे यंग पॉपुलेशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल का ही एक तस्वीर है, एक क्लियर डेटा पॉइंट है जो हमें बताता है कि किस तरफ हमारे स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप सिस्टम, स्टार्टअप मूवमेंट, स्टार्टअप का पूरा सिस्टम बदल गया है। जी बिल्कुल। और अब जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी देश में कारोबारी माहौल को मजबूती देने में। दिलीप जी, भारत में इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और जन विश्वास एक्ट जैसे कदम का उद्देश्य रहा कि गवर्नेंस मॉडल को ट्रस्ट बेस्ड और अकाउंटेबल बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके अनुसार ये बदलाव सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेमवर्क की ओर संकेत कर रहा है, और ये कितनी बड़ी कमी थी पहले जिसे अब दूर किया गया? तो अगर आप देखें तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं वो 2 चीज करते हैं। ये एक तो ये फियर और अनसर्टनिटी को रिड्यूस करते हैं, और ये मिसट्रस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो कोऑपरेशन एक टाइम से एक तरीके से आगे जाके हो सकता है। तो अगर आप देखें तो इस जो अभी तक जो हुआ है, इसमें जो डिजिटल का जो पूरा हुआ है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे मूव करना जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जैसे कि आप टैक्सेशन में देखें तो फेसलेस
असेसमेंट्स का जो बात हो गई है, आपने वो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सिंगल अप्रूवल्स, फॉर लाइसेंसेस, फॉर क्लियरेंसेस। और अगर आप देखें तो पहले जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग्स हुआ करते थे 2019 तक, वो कंस्ट्रक्शन परमिट्स में हमने एक तरीके से उसको कैसे किए थे। और जो जैसे शुभ भाई ने पहले भी कहा था कि जो एफडीए अप्रूवल्स हैं वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, चाहे वो डिफेंस में 74% है, इंश्योरेंस 100%, कोल माइनिंग, सिंगल ब्रांड रिटेल, स्पेस सेक्टर, अगर सेक्टर ऑफ सिविल एविएशन आप देखें तो पूरा जो डिजिटल सिंप्लीफिकेशन, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, रिफॉर्म्स वगैरह, वो सारा अगर आप लेके आए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। और बिल्कुल ट्रस्ट करना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन फाइलिंग, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स देखें या कंबाइंड इंस्पेक्शंस देखें, रिपोर्टिंग को निकालना, तो ये पूरा एक तरीके से इंडस्ट्री और पे एक कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करता है और एक पार्टनरशिप मोड में हमें लेके आता है कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं। और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री को एक पार्टनरशिप अप्रोच में उद्योग को लाना बहुत ही बड़ा कदम है। और ये इंडस्ट्री के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से एक स्टेबिलिटी लाता है। दूसरा बताया कि हम ये रिफॉर्म ओरिएंटेड नेशन है, और जो हमारे जो प्रयास है कि चाइना प्लस वन एक तरीके से लेके आए, वो भी इसमें काफी मदद करेगा जो हमने आज तक ये किया है। ठीक है। और शुभमोय, आपकी नज़र में इसे कैसे समझें? पॉलिसी रिफॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो और प्रभावी बने, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो निवेश के माहौल को बहुत गहराई तक प्रभावित करते हैं। तो आपको लगता है कि इस दिशा में जो हाल के रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और वो किस हद तक प्रभावी अब साबित हो रहे हैं? कई सालों से मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म्स का जो प्रक्रिया जो शुरू किया गया था, वो उसमें उसका जो रिजल्ट्स है वो आने में टाइम लगेगा। हाँ। और बिल्कुल आपको जैसे दिख रहा है कि पहले 5 सालों में जो बुनियादी चेंजेस किए गए, उसके बाद अगले 5 सालों में जो जैसे फर्स्ट 5 इयर्स में जो चेंजेस किए गए, जो कि आर्बिट्रेशन में इंडिया का जो डिफिकल्टीज थे, इंडिया में जो अड़चन थे, इंडिया में जो हेजिटेशन था, उस बारे में इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया गया। सेकंड टर्म में इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्बिट्रेशन को एक प्रेफर्ड मोड, इंडिया प्रेफर्ड मोड, यानी कि इंडिया में आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस, इंडिया में आर्बिट्रेशन के ऑर्डर्स विस्तार हो, इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट में चेंज किए गए, इंडियन आर्बिट्रेशन में जितने तरीके का पॉसिबिलिटीज हैं जो सिंगापुर, लंदन वगैरह के जो सेंटर्स में जो दिए जाते हैं, उन चीजों को अभी इंडिया में देने की बात हुई और उनके लिए प्रावधान बनाए गए। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं इन द थर्ड टर्म में कि आर्बिट्रेशन की जब बात आ रही है, आर्बिट्रेशन होता ही है कंपनीज में, तो कंपनीज इंडिया में जो इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर्स बने हैं, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, और खासकर IFSCA में जो गिफ्ट सिटी में जो बना है, उन पर रुचि बढ़ना शुरू हो गया है। उन पर रुचि आ गया है कि ये सारे सेंटर्स से भी हम आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत सबसे करीब 2 साल तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हर डिपार्टमेंट्स को अगुवाई किए हैं कि भाई हम आर्बिट्रेशन अवार्ड को हम एक्सेप्ट करेंगे, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को ऊपर अननेसेसरली लड़ाई नहीं करेंगे कोर्ट्स में कि उसको फिर से जाकर उसको लॉन्ग डाउन प्रोसेस में उसको फिर से नहीं डाल देंगे। सो आर्बिट्रेशन एज ए प्रेफर्ड मोड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये डिस्कशन, ये अंडरस्टैंडिंग अभी इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आया है जब गवर्नमेंट ने ये सीक्वेंस में इन स्टेप्स को किए गए हैं। तो अभी भी हमें बहुत दूर आगे चलना है, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। आर्बिट्रेशन दुनिया में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कंपनीज के लिए हैंडल करने का। बट द मूवमेंट पिछले 10 साल नहीं कहूंगा, पिछले 15 साल की जो मूवमेंट चल रहा है, दैट इज इन अ वेरी राइट डायरेक्शन एंड बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स में। और हमें इस पर मतलब अभी और भी ज्यादा इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। दिलीप चुनाव, अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपके जरिए समझें
तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस जैसे फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम्स और ऑनलाइन अप्रूवल्स ने बिजनेस प्रोसेस को काफ़ी हद तक सरल बनाया। आपको लगता है कि जितना हम डिजिटल हो रहे हैं वो भारत के बिजनेस एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है? और अगर हम Web3, डिजिटल इकोनॉमी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो भारत के पास एक बड़ा टैलेंट पूल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स इस नए टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है? तो भी दो प्रश्न इसमें, तो मैं पहले दूसरा लेता हूँ, फिर मैं। तो अगर आप देखें तो जैसे अभी एआई का देखा, और हाल ही में मीटी ने, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ब्लॉकचेन चैलेंज तरीके से लॉन्च किया है। और इंडिया में जो जैसे पेन पॉइंट्स है, एक है जो आप अगर अपने जो डिग्री है उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो नहीं है, तो कई स्टेट्स में ये जो डिग्रीज को ब्लॉकचेन पे डाल दिया और वो ऑटोमेटिक उसका एक वैलिडेशन होता है। दूसरा पेन पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। 8 या 9 स्टेट्स ने कास्ट सर्टिफिकेट्स को ब्लॉकचेन में डाल दिया, उसकी वेरिफिकेशन बड़ी सिंपल होता है। तीसरा पॉइंट, और ये काफी बड़ा पेन पॉइंट है, लैंड रिकॉर्ड्स। तो बहुत सारे स्टेट्स ने लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे डाल दिया और वेरिफिकेशन, एक तो ये देख रहे हैं। तो दूसरा अगर आप देखें तो सप्लाई चेन में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में है, उसका हम एक्सपायरी डेट को कैसे हैंडल करें, या आप फूड या एग्रीकल्चर में करें, तो इसमें एक बहुत बड़े पायलट्स चल रहे हैं और स्केल हो रहे हैं। और कार्बन क्रेडिट्स में सेवा जैसे संस्थान जो बायोगैस प्लांट्स कर रहे हैं, उनको भी ब्लॉकचेन पे डाल के उनको ऑडिट कर दिया। तो ये एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी ले जा करके इसको हम कैसे कर रहे हैं आगे, ये उसके कई उदाहरण हैं। दूसरा जो आपका जो प्रश्न था, उसका पहला भाग जो था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जो कंपनीज और इकोनॉमी में क्या भाग दे रही हैं, अगर देखें तो पहले जो MCA 21 पोर्टल है वो पूरा डिजिटाइज हो गया है, फास्टर रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, पैन टैन ऑटोमेटिकली हो जाता है, सारे रिटर्न्स डिजिटली हो जाते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो टैक्स रिफॉर्म, सारा टैक्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरा ऑनलाइन हो गया है। आपकी अगर टर्नओवर लिमिट से होगी तो ऑनलाइन इनवॉइसेस हो गए हैं, ऑटोमेटिक इनवॉइस मैचिंग हो गया, उसमें डिजिटल टैक्स पेमेंट्स हो गए हैं। तो रिड्यूस्ड पेपर वर्क है बिजनेसेस के लिए, क्विकर टैक्स क्रेडिट्स हो जाता है और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन हो जाता है। अगर देखिए जो फेसलेस टैक्स असेसमेंट्स की बात कही थी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ले आता है सिस्टम में। चौथा जो सिंगल विंडो अप्रूवल्स है, इन्वायरमेंट अप्रूवल्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, स्टेट एंड सेंट्रल परमिशंस, पहले बहुत जगह जाना पड़ता था, अभी सिंगल जगह जा सकते हैं। हालांकि कोई स्टेट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है टाइम और कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो गया है। अभी बजट में कस्टम्स, ट्रेड एंड कस्टम्स प्रोसेसिंग की बात की थी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टम्स क्लियरेंस हो गया है, रिस्क बेस्ड असेसमेंट्स हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, जो पूरे इकोनॉमी को हेल्प करता है, वो है हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। या यूपीआई हो तो इंस्टेंट पेमेंट्स हो गए, छोड़े 50 रुपए 40 रुपए, कुछ भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 हो जाता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन में होता है। और अगर आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे देखें, वो जिम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें एक बड़ा अच्छा हो गया। इन्वायरमेंट में भी आप देखें तो प्रवेश पोर्टल आ गया है, जिसमें हम और बड़ा एक तरीके से एआई भी इंटीग्रेट किया है काफी गवर्नमेंट पोर्टल्स में। वो टैक्स कंप्लायंस मॉनिटर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स मॉनिटर कर सकते हैं, लेबर रजिस्ट्रेशंस करते हैं, और पूरा इम्प्रूव डेटा सेट जो पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी ऑनलाइन हो गया है। और जो विभाग है, अभी हमारे जो स्टैटिस्टिक्स विभाग है, वो भी काफी परिवर्तन ला रहा है, नए डेटा सेट्स कर रहा है। और जो इंडिया में एक चैलेंज हुआ करता था कि ऑन टाइम रेगुलर डेटा, अपडेटेड डेटा, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो सारे पूरा जो अगर 360 व्यू है, इसको डिजिटाइज करना और ऑन टैप उसको अवेलेबल करना, ट्रस्ट बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और एक तरीके से जो इवेजन हुआ करता था वगैरह, उसका टेक्नोलॉजी यूज करके डिटेक्ट करें, ना करके मैनुअल इंटरवेंशन एक्सेट्रा।
जो काफी पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। और इसका एक बड़ा आउटकम ट्रांसपेरेंसी भी होगा कहीं ना कहीं, अगर इसे समझे हम तो। शुभमोय, अब हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में भारत को स्थापित करना एक बहुत बड़ा विजन सरकार का ये रहा है, और उसी दिशा में तमाम हम रिफॉर्म्स जो हैं हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो कई देश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और टैक्स इंसेंटिव्स पर भी जोर दे रहे हैं, इसके बारे में भी हमने देखा। और जैसे मैंने कहा कि एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में भी भारत को देखा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाल के रिफॉर्म्स अब भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत बना सकते हैं? और अगर भारत में पॉलिसी रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रहे तो क्या आने वाले दशक की अगर हम बात करें तो भारत वैश्विक बिजनेस लैंडस्केप में एक और मजबूत और प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है? जी बिल्कुल। और जैसे अभी आप भी दिलीप शेनॉय जी बोल रहे थे कि सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये है कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज और साथ में जो उनके एसोसिएटेड इम्प्लीमेंटेशन के जो रूल्स हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। और उससे फायदा ये हुआ है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ये मिल रहा है। तो निश्चित ही मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज जिसमें बहुत दिनों का, जिससे कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत जिसे कहते हैं जरूरत था कि भाई हमको पता चले कि किस तरीके का रवैया सरकार स्टेट केंद्र सरकार में ही नहीं राज्य सरकार में भी अपनाएंगे, ताकि हम अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रोडक्शन स्पेस है उसको हम संभाल सके। आप इसके साथ अगर आप लेबर लॉ में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स लाए हैं, वो एक बहुत, मैं क्या समझता हूँ, काफी मूलभूत सुधार है। क्योंकि लेबर के हमारे जो यूटिलाइजेशन था उसका यूटिलाइजेशन हम काफी हद तक नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हमारे लेबर लॉज इतने सारे और इतने बिखरे हुए थे कि उनको किसी कंपनी को संभल के इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन था, अनलेस वो बहुत बड़ा कंपनी हो। तो छोटे कंपनी, मझले कंपनीज, जहां पे हम देखेंगे कि फ्रंटियर्स ऑफ टुमारो बनेगा, ठीक उन्हीं कंपनीज के लिए लेबर का ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब ये इसमें लेबर कोड जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए हैं, यानी कि उनके जो रूल्स बनाए गए हैं कि भाई दे आर नाउ रेडी एंड अराउंड, एंड साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना जो लेबर लॉ के जो प्रावधान हैं उनमें बदलाव ला रहे हैं। तो दोनों मिलकर ये टैक्स के चेंजेस और लेबर के चेंजेस, मैं मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े कदम है। अभी पावर सेक्टर को देखें, अगर बाकी सेक्टर्स में देखें तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोसेसिंग या रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन प्लांट्स यहाँ पे हो, तो वो सब करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि इन सारी चीजों का पहले होना जरूरी था, और जो अभी हमें सामने दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और दिलीप जी, हम जानते हैं कि जो रिफॉर्म है वो सतत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होता है। तो आने वाले वर्षों में अगर भारत को ट्रूली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी बनना है तो पॉलिसी स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी प्रिडिक्टेबिलिटी और इनोवेशन सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में और किन कदमों की आवश्यकता फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, इससे पहले भी शुभो ने एक तरह से इंडिकेट किया था कि अगर आप देखें जो बिजनेस है वो 4 चीजों को देखती है। अगर आप देखें तो जो पहले जो पूरा हो गया, अभी जो अगर कहें कि स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस अभी क्या है, तो पहले जो है, क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट लेवल जो रेगुलेटरी वेरिएशन है हमारे स्टेट में, और जो स्टेट लेवल्स में हम, हालांकि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक प्रोसेस है जिसका हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टेट लेवल रेगुलेटरी वेरिएशन एक चैलेंज है। दूसरा, अगर आप देखें, और जब ये सरकार पहले दफे आई थी उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म का एक बिल लाया था, वो एक तरीके से पारित नहीं हो पाया, उसमें कोई चैलेंजेस थे। तो लैंड एक्विजिशन और उसमें उसको एक तरीके से उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। तीसरा, हमने कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जैसे कह रहे थे आर्बिट्रेशन एक किया है, लेकिन जो लेगेसी
चीजें हैं जैसे हाई वैल्यू कस्टम्स डिस्प्यूट्स हो, हाई वैल्यू टैक्स डिस्प्यूट्स हो या दूसरे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो, उनको एक तरीके से जल्दी सॉल्व करने के लिए काफी एक मांग है इंडस्ट्री के, वो ले लें। और चौथा, हमें ये जो है एक तरीके से, वैसे ऑन द ग्राउंड तो काफी सिंपल है, लेकिन एक परसेप्शन है कि आईपीआर इन्फोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एक चैलेंज है। तो 4 चीजें जो हमें और भी ध्यान देना चाहिए, जो जिससे हम इस पूरा जो इन्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का, उसको बेहतर करें। जुडिशियल डिलेज इन कमर्शियल डिस्प्यूट्स, लैंड एक्विजिशन डिफिकल्टीज, स्टेट लेवल रेगुलेटरी वेरिएशन और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। ठीक है, और आप इसमें और क्या सुझाव देंगे शुभम मॉय? मैं ये कहूँगा कि जो बदलाव, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी लाया गया है। अभी द बेटन इज पास टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इन पर आगे चलना है। अगर आप देखें 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, तो उस पर उनमें काफी बेसिक आलोचना किया गया है कि क्या क्या चीजें में स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जैसे अपने टैक्सेशन लॉज में, रूल्स में, अपने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के से लोकल गवर्नमेंट्स के जो एलोकेशंस हैं उसमें, और साथ में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में। इन चीजों में फाइनेंस कमीशन ने काफी विस्तृत डिस्कशन किए हैं कि किस तरीके का बदलाव लाना जरूरी है, खासकर लोकल गवर्नमेंट में, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिर्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं, हमारे शहरों का पूरा कर्णधार लोकल गवर्नमेंट होते हैं। और शहरों में अगर हम जो भी चैलेंजेस देखें, क्योंकि भारत में इज रैपिडली अर्बनाइजिंग, और इस अर्बनाइजिंग देश में शहरों में क्या हालत हो रहा है, शहरों में इन्वेस्टमेंट्स की क्या सुविधाएं हैं, लोगों को डेली वर्क करने के लिए किस तरीके से, कितने आसानी से काम में जा सकते हैं, कितना बाकी सारे इश्यूज हैं, ये सारे बहुत बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इश्यूज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ चर्चा का समय यही पूरा हो गया है। शुभम मॉय आपका, दिलीप जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से ये बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका बदलाव सिर्फ नियमों या प्रक्रियाओं का बदलाव नहीं है, बल्कि एक गवर्नेंस की सोच में आए एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी है, जहां फोकस कंट्रोल से ज्यादा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल गवर्नेंस और इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत एक ऐसे इकोनॉमिक इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जहां एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नए अवसर मिल सके। और शायद यही वो आधार हैं जो आने वाले वर्षों में भारत को एक अधिक कॉम्पिटिटिव, डायनामिक और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। नमस्कार।